नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी का आज छठा दिन है। अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गिनी जा चुकी है। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से 23 सोने की ईंटें मिली और हर एक ईंट का वजन 1 किलो है। शक है कि ये ईंटें दुबई से मंगवाई गई हैं। इन सबके बीच इस मामले में सियासी बहस भी छिड़ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी आज कानपुर में थे और वहां उन्होंने अखिलेश यादव की पिछली सरकार पर हमला बोला इसी मामले को लेकर। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, जो उत्तर प्रदेश में ही थे, उन्होंने समाजवादी इत्र का कारोबार कहकर इस पूरे मामले पर तंज कसा। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। तो आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमला किया है, उनका जवाब देने में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन किया। उन्होंने इस औद्योगिक शहर में 356 किलोमीटर लंबे बीना पनकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने इस मौके पर मेट्रो की सवारी भी की, जिस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद थे। मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो कानपुर मेट्रो पहले चरण में 9 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी और आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 स्टेशनों का सफर तय करेगी। इसकी कुल लंबाई प्रोजेक्ट पूरा होने पर 32 किलोमीटर होगी और प्रोजेक्ट को 11,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था। महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं। चाहे 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। हाँ, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं
कि ये तो हमने किया था। कानपुर में ही पीएम मोदी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। नमस्ते। ये स्थिति थी जैसे मतलब बच्चों को अपना पढ़ा नहीं पाती थी, आज वो स्थिति है जब मैं 2-4 लाख की मतलब मेरे पास हमेशा सर्दी गर्मी रहती है और मैंने अपने समूह से जोड़ के ना अपने और वीओ से जोड़ के मैंने महिलाओं को भी इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो आज 10-5 हज़ार रुपये कमा रही हैं सर। और मेरा काम ये भी था सर, जैसे मैं ये मास्क लॉकडाउन में मैंने मास्क भी बनाए थे जिसका मेरे पास फंड आया था 75,000 रुपये मुझे मिला हुआ था सर। नए मकान में रहते हैं? नए मकान में रहते हैं सर, करीब 1 साल हो गए सर। अच्छा बना है? अच्छा बना ली सर जी, का तो धन्यवाद सर जी। मेहमान बहुत आ रहे हैं। नहीं सर जी, ऐसे कुछ नहीं, खाना पकाना पड़ रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका जो मुझे आपने इतना। पहले तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग को परेशानी होती थी, अब तो हम लोगों को मतलब कि अब चैन की नींद से सोते तो है, कम से कम बारिश की वजह से बच्चे भी भीग रहे हैं, खुद भी परेशानी। जी सर। हाँ जी सर, अभी हाँ जी। साउथ इंडियन मैं बिजनेस करती हूँ सर, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ सर। जो पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा, मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, 2 बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी। 2 बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते, क्या करते। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मुझे 15 लाख रुपए के लोन की प्राप्ति हुई और उसके बाद मैंने बहुत बड़े से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है। इस समय 10 से 12 लोगों को रोजगार दे रखा है। कुछ सर सब कुछ बनाते हैं, बिस्किट से लेकर केक से लेकर जितना कुछ बेकरी में बनता है सब अपना बनाते हैं। एगलेस बेकरी स्टार्ट की है मैंने। पहले परिवार में ये व्यवसाय था? नहीं सर, कुछ नहीं था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला, उससे मैंने खुद से अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने डिप्लोमा लिया बेकरी में, बाई चांस मेरे स्टाफ चले जाता तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कैसे बनाना है, कैसे कुकिंग करनी है, और बहुत अच्छे से सब। सर मैंने आपके PMEGP मतलब आपके थ्रू मुझे लोन प्राप्त हुआ है और मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग 10 लाख का, हाँ जी, और अभी मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया है। सर मैं प्रणाम सर। ओहो, झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। अपना काम शुरू करा एक छोटे से रूम से, फिर 3 साल दौड़ने के बाद जब का ही काम है? नहीं सर, लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज का है। ये आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने पास जो कौशल्य था उस कौशल्य को जोड़ दिया और उसका परिणाम ये आया कि आज आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर काफी लोग जमा हो गए। इनमें बच्चे और महिलाएं भी काफी संख्या में थे। कई जगह पुलिस के जवान भीड़ को संभालते नजर आए। इन सब के बाद आज कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी का जहाज खराब मौसम की वजह से उड़ नहीं सका, जिसके कारण प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते लखनऊ पहुंचे, जहां उनका दूसरा जहाज पहुंचा और तो उसके बाद वहां से दिल्ली के लिए निकल गए। बात करते हैं पंजाब की, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। उसके 2 विधायकों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। उनमें से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रताप सिंह बाजवा के छोटे भाई फतेह सिंह बाजवा हैं। फतेह सिंह बाजवा कादिया से विधायक हैं। हाल ही में एक रैली में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फतेह बाजवा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। बीजेपी में शामिल होने वाले दूसरे कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लड्डी हैं, जो हरगोविंदपुर से विधायक हैं। साथ ही पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया ने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया। वे पंजाब के ही रहने वाले हैं और जल्दी ही चुनाव मैदान में दिख सकते हैं। इस बीच बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे और साझा घोषणा पत्र के लिए एक 6 सदस्यीय समिति का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी कैप्टन और ढींढसा की पार्टी ने यह कमेटी बना दी है। इसमें बीजेपी की ओर से सुभाष शर्मा और दयाल सोढ़ी होंगे। कैप्टन की पार्टी की ओर से रनिंदर टिक्का और लेफ्टिनेंट जनरल शेरगिल इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी से परमिंदर ढींढसा और जस्टिस निर्मल सिंह होंगे।
और दिल्ली से कोरोना के लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। पिछले 2 हफ्तों में ही कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आ रहा है। ये उछाल दूसरी लहर से भी ज्यादा तेज है। जो आंकड़े आए हैं उसमें पिछले 24 घंटों में 496 नए कोरोना के मामले आए हैं। एक मरीज की मौत हुई। ये 4 जून के बाद सबसे ज्यादा मामले हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.89% है, जो 31 मई के बाद सबसे अधिक है। और एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से मामले बढ़े हैं। कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पे एक बार देख लिया जाए कि 4 जून के बाद सबसे ज्यादा मामले आए हैं। 56 से बढ़कर 199 ये मामले हो गए हैं। और फिर से एक बार राजनीति का रुख करते हैं। हरियाणा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज हुआ है। बीजेपी और जेजेपी कोटे से 2 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। हिसार से बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता और टोहाना से जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली को नए साल से पहले मंत्री पद का तोहफा दे दिया गया। कमल गुप्ता ने संस्कृत में, जबकि देवेंद्र सिंह बबली ने हिंदी में शपथ ली। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही अन्य मंत्रियों के विभागों में भी थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाएगा। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की। और वहीं कांग्रेस आज अपनी स्थापना का 137वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं को संबोधन में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भारत की मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश की जा रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और डरा हुआ महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। आइए सुन लेते हैं। जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।